तेलंगाना और राजस्थान वोट कर रहा है। 199 सीटें राजस्थान में, 119 सीटें तेलंगाना में। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जुड़े हुए हैं, लेकिन तब तक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें जो वोटर्स मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। एक सवाल यहां पर एनके सिंह सर आपसे, यहां पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये होगा कि उम्मीद कर रही है कांग्रेस की जो अल्टा पलटी वाला खेल होता है राजनीति में, इस बार कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 25 साल का जो टोटका है कि 25 साल से ऐसा चल रहा है, ये टूटेगा इस बार। क्या राजस्थान इस बार बीजेपी के हक में जा सकता है क्या, या कांग्रेस वही कर सकती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है कि राजस्थान का इलेक्टोरल बिहेवियर कुछ डिफरेंट होगा बिहार से, ऐसा होता नहीं है। वही जाति पाति के फैक्टर वहां भी है, कम्युनिटी का फैक्टर वहां भी है, तो इसलिए ये कहना कि हमेशा बदल देता है। सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगी, डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारे साथ राहुल गौतम जुड़ चुके हैं जो कि झालरापाटन से हैं। राहुल, ये बताइए कि वहां की तस्वीरें, क्योंकि पिंक पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं आपके पीछे महिलाओं के लिए अलग खास मतदान केंद्र, तो वहां पर किस तरह का नजारा है? सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। देखिए निधि, मैं मौजूद हूं झालरापाटन में। मेरे पीछे आप देख सकती हैं, ये है झालरापाटन का कम्युनिटी सेंटर, जहां पर तकरीबन 8 बजे राज्य वोट डालेंगी। 8 बजे ही वोटिंग शुरू होगी। और जहां तक आप पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो 249 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसका जो मेन एम है वो है कि जो महिला वोटर हैं उनको आकर्षित किया जाए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। देखिए, झालरापाटन की अगर बात करें, हम कल से यहां मौजूद हैं, तो आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा स्वतंत्र राज्य को, क्योंकि जो वोटर है ये आप मान सकती हैं कि एक गढ़ है बीजेपी का, और स्वतंत्र राज्य के लिए आप इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर कि उन्होंने यहां पर सिर्फ एक सभा करी है और अपना बाकी का सारा टाइम डिवोट किया अपने राजस्थान के अंदर कैंपेन करने के लिए। मानवेंद्र सिंह की बात की जाए, आप जानती हैं वो बाड़मेर से आते हैं, राजपूतों कम्युनिटी के बड़े नेता हैं, लेकिन अगर आप लोगों से बात करेंगे तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वो बाहर से आए हैं। तो ये सब चीजें आप कह सकती हैं राज्य के हक में जाती हैं, लेकिन क्या वो राजस्थान जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर, जब तकरीबन 8 बजे वोटिंग शुरू होगी और 5 बजे खत्म होगी, तो जो बैलेट जो आप कह सकते हैं जो ईवीएम्स हैं, उसके अंदर किस्मत बंद हो जाएगी उस राज्य की। और ये देखने वाली बात होगी 11 तारीख को कि क्या वो वापस आ सकती है या नहीं आ सकती। हमको समझना होगा राजस्थान में जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी तुझसे बैर नहीं, तुझसे खैर नहीं से अब यहां तक पहुंच चुका है कि वसुंधरा को माफ करो, कांग्रेस को साफ करो। तो जो पहले लग रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए केक पॉक होगा, आराम से वो जीत जाएगी, अब जो मुकाबला है वो कड़ा हो गया है। राहुल, तो क्या आपको यहां पर यह लग पा रहा है कि जो मानवेंद्र को लेकर दांव खेला है मानवेंद्र सिंह को लेकर कांग्रेस ने, वो यहां पर मानवेंद्र फैक्टर काम नहीं कर पा रहा है इस इलाके में, जहां पर वो सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को? देखिए, झालरापाटन की मैं आपको बात बताऊं कि यहां पर पिछली बार तकरीबन 60,000 वोटों से जीत हुई थी वसुंधरा राजे की। तो जहां तक इस पूरे इलाके की बात की जाए तो यहां बहुत पॉपुलर है वसुंधरा राजे। यहां पर एक मिनी सेक्रेटरिएट बनाया हुआ है उन्होंने जयपुर की तर्ज पे। तो आप मान सकते हैं यहां पे आपको अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि रोड्स बहुत अच्छी हैं, काफी फोकस किया गया है इस एरिया पे, क्योंकि जाहिर तौर है कि चीफ मिनिस्टर यहां से जीत कर आती हैं, तो उन्होंने बहुत आप कह सकते हैं बहुत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहां पे इस एरिया में दिए हैं। लेकिन मानवेंद्र सिंह जो कि राजपूत कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता हैं, आप जानते हैं जसवंत सिंह के बेटे हैं, उनकी एक लेगेसी है। लेकिन जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि वो इस इलाके के नहीं है, बाहर से यहां पे पैराशूट की तरह यहां पर उतरे हैं, एक पैराशूट कैंडिडेट है, तो इन सब चीजों की वजह से आप कह सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इतनी आश्वस्त है राजे अपनी जीत को लेकर कि उन्होंने सिर्फ एक सभा की है और बाकी का सारा टाइम डिवोट किया। राहुल, आप नजर बना के रखिए, दोबारा लौटेंगे आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया। सतीश कुमार सिंह भी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं इस बीच इस चर्चा में, उनके पास चलते हैं एक कमेंट के लिए। सतीश कुमार सिंह, स्वागत है आपका इस पूरी चर्चा में। सवाल यही कि झालरापाटन की अगर बात हो रही है तो कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को उतार के क्या कास्टिज्म का कार्ड नहीं खेला यहाँ पे? बिल्कुल कास्ट वाला फैक्टर तो नजर आता है, क्योंकि पूरे अगर राजस्थान में देखा जाए तो राजपूत कम्युनिटी के पास 9% के लगभग मत हैं। और अगर ये पहले से अगर इसके आंकड़े को अगर देखा जाए, समझा जाए, तो राजपूत कम्युनिटी सामान्यतः बीजेपी
और उसके पहले अन्य दलों को वोट करती रही। कांग्रेस का ये वोट बैंक नहीं रहा है। द्वंद्व वहां पर कई जातियों के बीच में है, लेकिन मुख्यतः राजपूत और जाट कम्युनिटी के बीच में द्वंद्व पहले कई सालों से चलता आ रहा है और इलेक्शन में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ है। 89 में पहली बार हमको लगा था कि जाट और राजपूत कम्युनिटी के बीच में एक सेतु बना और उसमें भैरव चंद्र शेखावत जी ने और देवीलाल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जी। उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी राजपूत कम्युनिटी बहुत हद तक आनंद कुमार की हत्या जो हुई थी पिछले साल उससे नाराज हैं। सतीश जी, लेकिन कैश करने में कांग्रेस कितनी सफल होती है, ये बात इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए चलते हैं जयपुर। हमारे साथी अभिमन्यु राजावत वहां से जुड़ गए हैं। अभिमन्यु, जयपुर में आप क्या देख पा रहे हैं? ये सत्ता का केंद्र है राजस्थान के, और उसी केंद्र को हासिल करने की लड़ाई आज शुरू हो गई एक तरीके से। देखिए, आज लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए जयपुर पूरी तरीके से तैयार है। राजधानी जयपुर में हम टैगोर पब्लिक स्कूल पर अभी मौजूद हैं। ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर कई आला नेता यहां पर वोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी यहां वोट करेंगे। अगर तैयारियों की बात की जाए तो पूरे राजस्थान में 51,000 से ज्यादा। अभिमन्यु, थोड़ा तस्वीरें भी दिखाते चले, अगर तस्वीरें दिखा पाए, तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अब आधे घंटे से कम का वक्त बचा है। यहां पर तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं और पोलिंग 8 बजे से यहां पर शुरू होगी, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। पुलिस का पूरी माकूल व्यवस्था यहां पर है। पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है तमाम जो एजेंट्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और 8 बजे से यहां पर पोलिंग की शुरुआत हो जाएगी और उसको लेकर के पूरी तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। अगर राजस्थान के चुनाव की बात की जाए तो आज 2274 जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आज मतदान राजस्थान में होना है और तकरीबन 51,000 बूथ्स पर ये मतदान होगा और 4,74,00,000 मतदाता जो हैं वो राजस्थान में आज मतदान का प्रयोग करेंगे और तकरीबन 20,20,000 लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। 20 लाख लोग नए हैं जो कि विधानसभा इसमें अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। अभिमन्यु, आप नजर बना के रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। अभिमन्यु हमारे साथ, राहुल हमारे साथ, मनु हमारे साथ बने हुए, तमाम संवाददाता राजस्थान से बने हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है 119 सीटों के लिए और वहां पर मतदान चल रहा है। फिलहाल ये बहुत अहम होगा और हम चर्चा में भी शामिल करेंगे तेलंगाना को कि इस बार जो तेलंगाना का चुनाव है वो क्या लेकर आया है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। क्या खोने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के पास कुछ है या फिर सत्ता बचाने के लिए क्या दांव लगाया है? क्योंकि असल प्रयोग तेलंगाना में हो रहा है। हम भूल जा रहे हैं कि तेलंगाना में ही 2019 के लिए इस वक्त असल प्रयोग चल रहा है। छोटे ब्रेक का वक्त है अभी और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तेलंगाना और राजस्थान वोट करने निकल चुका है। तेलंगाना और राजस्थान में उम्मीद कर रहे हैं राजनीतिक दल की इस बार उनकी सरकार बनेगी और वो सत्ता पर काबिज होंगे। हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ वो एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सतीश सिंह जी हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। एनके सिंह सर, इस वक्त बात कर लेते हैं तेलंगाना की। मैं शुरुआत करूंगा दक्षिण से और तमिलनाडु से। एआईएडीएमके और डीएमके की जो हालत तमिलनाडु में, कमोबेश आंध्रा और टीडीपी के तेलंगाना के इस रीजन में टीडीपी और टीआरएस की भी वही स्थिति है। दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकते। तो क्या ये माना जाए कि आज जो वोटिंग हो रही है उसमें बीजेपी जो तीसरे नंबर पर रहने की उम्मीद करती है, वो कहीं बहुत चाहती होगी कि टीआरएस ही आगे बढ़े? देखिए, दोनों पार्टियों की पैदाइश डिफरेंट बेसिस पे हुई है, लिहाजा वो एक होना पॉसिबल में नहीं है। यही स्थिति तमिलनाडु की भी है। तो आप ये रीजनल फोर्सेस है और इनके जो जिस बुनियाद पे ये खड़ी होती है वो कहीं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो जाति हो सकता है। तेलंगाना का केस बिल्कुल अलग है। एक राज्य जो नया बना है और वो बना क्यों था? उस समय वहां की जनता, सूखा जबरदस्त पड़ता था। मैं वहां लगभग महीने में 2 बार जाता था और सूखे की स्थिति लगातार, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, खास करके तेलंगाना वाले रीजन में। बाकी में तो था, बहुत अच्छा था हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना वाले रीजन में ड्राउट बहुत आते थे, सिंचाई इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी। उस नाराजगी की बुनियाद पे और वो भी नक्सलाइट वाला एक बड़ा एरिया था जी। वारंगल और हैदराबाद तक वो पहुंच गया था। ये वारंगल तो पूरा फंसा ही हुआ था।
तो ऐसे में जब ये जिस बुनियाद पे ये आया, आज उसका पहला इलेक्शन है। इसके पैदा होने के बाद ये यूं कहिए दूसरा इलेक्शन है, लेकिन एक्चुअल इलेक्शन वो तो जब बना था तब हुआ था, लेकिन ये पहला इलेक्शन उस तरह से है। तो एक जिसको माना जाता है कि उसने ये राज्य बनाने में मदद की, वो है चंद्रशेखर राव। कितना संघर्ष किया, कितना झगड़ा हुआ। हालांकि कांग्रेस ने बाद में आके ये मैसेज दिया कि नहीं, हम इसको बनाना चाहते हैं, और पार्लियामेंट में हम लोग उस जमाने में बैठते थे और देखते थे कि कांग्रेस भी शिद्दत से लगी हुई है। अब क्रेडिट अपोर्शन करने की बात आएगी तो ये माना जाएगा कि चंद्रशेखर राव ने ये राज्य बनाया है। क्या इस क्रेडिट को 5 साल में जनता भूल जाएगी? ये एक बड़ा फैक्टर है कि चंद्रशेखर राव ही तेलंगाना को लेके आए, और तेलंगाना को लेके आए हैं तो वहां विकास होगा, क्योंकि एक बड़ा स्टेट था, उसमें से कट के तेलंगाना अलग बना है। एक लॉन्ग डिमांड थी और आज से नहीं थी, ये 1950s से डिमांड चल रही थी। लेकिन कांग्रेस सर क्लेम करती रही कि उसने तेलंगाना बनाया, और इस बार भी अगर कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होती है। देखिए, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो ये है कि स्टेट असेंबली उसे रिकमेंड करके भेजती है, पार्लियामेंट करती है। जाहिर है कि पार्लियामेंट में कांग्रेस ही थी उस जमाने में, सरकार में थी, लिहाजा क्रेडिट कांग्रेस को जाएगा ही। लेकिन बहुत आंदोलन हुए और चंद्रशेखर राव उसके रहनुमा माने गए उस आंदोलन के। तो कांग्रेस के लिए तेलंगाना के मद्देनजर जो बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान तो हुआ ही, लेकिन सतीश कुमार सिंह, आपसे सवाल है मेरा, आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत लगती है आपको कांग्रेस और बीजेपी के इस चुनाव में? क्योंकि सत्ता बचाने की तो कोशिश है, और साथ ही ये भी बता दीजिए पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से कि जो प्रयोग हुआ है चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस का ये मिलने का, तो क्या ये प्रयोग 2019 तक चलेगा या आंध्र प्रदेश के चुनाव तब भी जा सकता है? महाकूटा में और आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं बिल्कुल सटीक टिप्पणी इनके सिंह साहब का है कि मसीहा निश्चित रूप से चंद्रशेखर राव जी हैं, और क्रेडिट जो जिसने भी राजनीतिक समीकरण कांग्रेस ने बोए, कांग्रेस ने आगे बढ़ाया या अन्य राजनीतिक दलों ने साथ दिया, लेकिन जो एक मसीहा का दर्जा मिला राज्य बनाने का, वो टीएसआर को ही है। जैसा कि हम टीआरएस को ही है। इसके पहले भी हम देखें कि राजनीतिक समीकरण में कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन चाइल्ड आइडिया किसी और का होता है, उसका फायदा किसी और को मिल जाता है। मंडल कमीशन को ही अगर हम देखें, चलिए तेलंगाना में कौन किसका फायदा उठाता है वो तो जनता बताएगी सतीश जी। हम जरा सा राजस्थान की तरफ रुख कर लेते हैं, जोधपुर चलते हैं। मनु शर्मा वहां से हमारे साथ लगातार मौजूद है। मनु, इस वक्त लोग आ चुके होंगे मतदाता, क्या कोई आपके पास है? क्या वहां पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई? थोड़ा तस्वीरें दिखाइए हमको। देखिए, जोधपुर का जो है ओसवाल समाज का एक महामंदिर का यहाँ पर एक स्कूल है, वर्धमान जैन अपर प्राइमरी स्कूल। इसके अंदर अभी तैयारियां पूरी है। अब कुछ ही देर के अंदर आना शुरू होंगे मतदाता, क्योंकि मतदाताओं में भी एक उत्साह रहता है कि पहला वोट कौन डालेगा। इस बात को लेकर के काफी उत्साह रहता है कि अंदर जो है यहाँ पहला वोट डालने के लिए ये रहता है कि आज पहला वोट मैंने डाला है। लेकिन अभी जब है कि यहाँ पर लोगों का अब कुछ ही क्षण बचे हैं कि यहाँ पर लोग अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि बाहर अब की बार अंदर स्कूल के अंदर भी कहीं प्रांगण के अंदर उनको मतदाताओं को जो पर्ची देने वाला सिस्टम रहता है वो भी यहाँ नहीं है। बीएलओस को बिठाया गया है, वहां तक अभी लोग आए हैं। वहां अपनी जो है भाग संख्या, मतदान केंद्र, वो सब कुछ जानने के लिए यहाँ वो तैयारी कर रहे हैं कि अब कुछ 8 बजते ही यहाँ पर क्यू लगना शुरू हो जाए, इस बात की तैयारी हो रही है। जी ठीक है, राहुल गौतम भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल हमारे साथ झालरापाटन से हैं, और ये झालरापाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र है। राहुल, आपके पास आना चाहेंगे, क्या वहां पर लोग आप देख पा रहे हैं, लोगों में अब उत्साह के साथ लोगों ने शुरुआत की है मतदान की? देखिए, तकरीबन 8 बजे वोटिंग शुरू होगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तैयारियां जो है पूरी की जा रही हैं, आखिरी तैयारियां। अंदर में बताया गया है मॉक पोल चल रहा है ताकि ईवीएम की जांच हो सके। आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एक मुद्दा बनाती रही है कि किस तरह ईवीएम्स कई इलाकों में काम नहीं करती हैं ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। इसके अलावा ये पिंक पोलिंग बूथ है, तकरीबन 249 पोलिंग बूथ है, पिंक पोलिंग बूथ, जहां पर जो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस में वो बढ़े। आप देख सकते हैं रेड कार्पेट बिछाया गया है ताकि जो भी यहां लोग मतदान के लिए आए वो अपने मत का अधिकार उसका इस्तेमाल आराम से कर सके। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ये झालरापाटन का कम्युनिटी सेंटर है जहां पे तकरीबन 8:30 बजे के आसपास
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद आकर वोट डालेंगी और उसके बाद आप मान सके चलिए कि जो लोगों में जो है वो जोश बढ़ेगा और वो भी घर से बाहर निकलकर यहां वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। झालरापाटन में मुख्यमंत्री 8:30 बजे आके वोट डालेंगी, लेकिन उन्हें भी उम्मीद होगी कि वोटर निकल के आए, वो वोट डाले। जोधपुर और झालरापाटन में फिलहाल लाइन अभी उतनी दिखी नहीं, हालांकि 10 मिनट ही बाकी रह गए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और राजीव, हमने देखा भी कि राहुल के पीछे लोग जुटने शुरू भी हो गए थे, तो अब तस्वीरें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। और हम आपको ये भी बता दें, आज शाम 5 बजे से जरूर देखिए एग्जिट पोल हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ। एग्जिट पोल जरूर देखिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव आज, और मतदान के बाद आज शाम 5 बजे से एग्जिट पोल।